नमस्ते सभी को। प्रणाम जी, नमस्ते जी। रमावत जी, कपिल देव जी, मृत्युंजय केसरी जी, दीपा राठौड़ जी, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। रमावत जी से दोबारा मिल रहे हैं हम कार्यक्रम में। आप सभी साथियों से निवेदन है कि सभी एक बार जुड़े पेज से। प्रज्ञा योग अलायंस पेज के साथ आज का हमारा सत्र रहेगा सक्सेस सूत्र ऑफ योग दर्शना। योग दर्शन में सफल होने का क्या सूत्र कहा है, उसके विषय पे बात आज आपके साथ करेंगे इस लाइव सेशन के माध्यम से। तो सभी साथियों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें ताकि विषय को जल्दी शुरू किया जा सके। और सभी साथियों से निवेदन है कि इस पेज को आप शेयर भी करिए इस कार्यक्रम को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ करके इस चर्चा का लाभ उठा पाएँ। ममता त्रिपाठी जी जुड़ी, उनका भी स्वागत करता हूँ। सबको प्रणाम है, नमस्ते है, गुड मॉर्निंग, सॉरी आपका गुड मॉर्निंग है। एक बार जल्दी जल्दी आप सब अपने पेज पे इसको शेयर करेंगे तो और साथी भी जुड़ पाएंगे, जिससे चर्चा और भी सार्थक होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, हमारा ऐसा विचार है। तब तक मैं आपको बताऊं कि आज हम अर्चना राजन केसरी जी जुड़े, उनका भी स्वागत है। रमा जी कह रहे सर आपको सुनने के लिए हर कोई लाइट है, थैंक यू जी। मृत्युंजय केसरी जी, जी हाँ, थैंक यू मृत्युंजय केसरी जी, आपने इतने लोगों को शेयर किया है, तो सभी लोग शेयर करेंगे तो सब लोग जुड़ पाएंगे। और आज का जो कार्यक्रम है आदरणीय कपिल देव जी की प्रेरणा से हो रहा है। उनका जो अथक प्रयास है कि सभी योग के जो एक्सपर्ट हैं अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग जगह पे जो योग के विद्वान व्यक्ति हैं, उन सबको एक मंच प्रदान करने का काम कपिल देव जी कर रहे हैं, जिसके लिए साधुवाद के पात्र हैं और इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करनी भी चाहिए और मैं कर भी रहा हूं। और आपको साधुवाद है। जगदेव सैनी जी जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। काफ़ी स्टूडेंट मिलते जुलते हैं हमारी फेसबुक आईडी के। बस 1 मिनट के बाद और शुरू करेंगे, तब तक आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि विषय सबको समझ आ जाए और एक साथ इसको शुरू किया जाए। मनमोहन कौर सिंधु जी जुड़ी हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम को बिना किसी विलंब के। सभी को नमस्ते है, प्रणाम है, सभी को मेरा वंदन है, अभिनंदन है। और आज प्रज्ञा योग अलायंस के तत्वाधान में उनके फेसबुक पेज से हम लाइव हो रहे हैं। आज हम जानेंगे, हमारा विषय है सक्सेस सूत्रा ऑफ योग दर्शना। योग दर्शन के माध्यम से कैसे सफल हुआ जा सकता है, इसके विषय में हम बात आज करेंगे। नीलम शोरान जी जुड़ी, उनका भी स्वागत करता हूँ। और तमाम जितने भी जुड़ने वाले साथी हैं, जितने भी विद्वान हैं, जितने जिज्ञासु हैं, सबसे मेरा निवेदन है कि पहले विषय को हम कंप्लीट करेंगे,
और विषय को कंप्लीट करने के बाद आप सबके सवाल, आप सबकी जो जिज्ञासाएं हैं, सुझाव हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, अनुभव हैं, उनको हम उसके बाद के सेशन में 10 से 15 मिनट आपके जरूर देंगे, जिसके साथ आपसे चर्चा की जा सके और विषय को बिना रुके, बिना व्यवधान के पूरा किया जा सके। तो ऐसा मेरा मानना है। तो सभी साथी जो हैं बाद में कमेंट करें, मुझे जो भी सवाल पूछना है या अनुभव बताना है, प्रतिक्रिया देनी है, जो सुझाव देना है, आप उसके बाद इसको साझा करेंगे। तो शुरू करते हैं विषय को। कौन ऐसा व्यक्ति है जो सफल नहीं होना चाहता? कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने फील्ड में, अपने क्षेत्र में अपार सफलता को प्राप्त नहीं करना चाहता? कौन ऐसा व्यक्ति है जो नहीं चाहता कि मैं अपने फील्ड में सफल हूँ? कौन विद्यार्थी नहीं चाहता कि मैं परीक्षा में सफल हूँ? कौन व्यवसायी ये नहीं चाहता कि मैं अपना व्यवसाय अच्छे से बढ़ाऊँ? कौन प्रोफेसर नहीं चाहता कि मैं अपने जो पढ़ाने का जो काम है उसमें सफलता प्राप्त ना करूं? कौन किसान चाहता है? कौन व्यापारी? कोई व्यक्ति, कोई वर्ग, कोई क्षेत्र, कौन खिलाड़ी नहीं चाहता कि मैं सफल हूं? मैं अपने जो ऊंचे से ऊंचा जो मेरा लक्ष्य है, ऊंचे से ऊंचा जो मेरा गोल है, मैं कैसे उसको प्राप्त करूं? सब व्यक्ति सफलता की चाह रखते हैं और रखनी भी चाहिए, क्योंकि इंसान हैं तो हम सफल होना चाहिए हमें, और आगे बढ़ते रहने का प्रयास करते रहना चाहिए। चरैवेति निरंतर आगे बढ़ने का काम हमें करना चाहिए संकल्प के साथ। और एक हम इंसान हैं, पशुओं से अलग हैं, तभी हमारा कोई उद्देश्य होता है, तभी हमारी कोई पर्टिकुलर फील्ड होती है, तभी हमारी पर्टिकुलर एक एक्सपेक्टेशन होती है किस फील्ड में हमें क्या जाना है, कितना करना है। एक टारगेट हम सेट करते हैं कि एक विद्यार्थी टारगेट सेट करता है, मुझे पीएचडी करनी है, एमफिल करनी है, या मुझे कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करना है। एक किसान सोचता है कि मैं अच्छे से अच्छी पैदावार कैसे कर पाऊँ, अच्छे से अच्छी फसल कैसे दे पाऊँ। एक व्यवसायी सोचता है कि मैं अच्छे से अच्छा व्यापार में सफलता कैसे प्राप्त करूं। एक खिलाड़ी सोचता है कि मैं ओलंपिक में गोल्ड मेडल कैसे लेकर के आऊं। इसी प्रकार एक राजनेता सोचता है कि मैं अच्छे से अच्छे राजनेता कैसे बनूं, ऊंचे से ऊंचे पद को कैसे प्राप्त करूं, यानी कि मैं अपने क्षेत्र में सफलता कैसे प्राप्त करूं। तो वो राजनीति हो, चाहे खेल का क्षेत्र हो, चाहे व्यवसाय का क्षेत्र हो, चाहे आपका सोशल वर्किंग का नेटवर्क हो, चाहे अध्यापक हो, चाहे विद्यार्थी हो, प्रत्येक व्यक्ति जीवन में सफलता को प्राप्त करना चाहता है। और वो सफलता कैसे प्राप्त हो, उसके कुछ मूल्य होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं। हर व्यक्ति सिद्धांतों के ऊपर अपने जीवन को जीता है। हमारी जो प्रकृति है वो सिद्धांत के ऊपर है, हमारा जीवन भी एक सिद्धांत के ऊपर है। रोड पे आप जाते हैं तो गाड़ी लेकर के, उसका भी एक सिद्धांत है। उस ट्रैफिक रूल को यदि फॉलो करते हैं तो आप अच्छे से, सुगमता से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। ठीक ऐसा ही लक्ष्य महर्षि पतंजलि जी भी बताते हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छी जो सुंदरता है हमारे दर्शनों की, हमारी जो इंडियन फिलॉसफी है, स्पेशली योगा जो फिलॉसफी है, वो सारी फिलॉसफी ही ऐसी हैं। पर्टिकुलर मैं योग की भी बात करूं तो कोई जाति, क्षेत्र, लिंग, भेद किसी प्रकार का नहीं है। ना किसी स्पेशल क्षेत्र के लिए कोई बात कही है, ना किसी पर्टिकुलर जेंडर के लिए कोई बात कही है कि ये पुरुषों के लिए है, ये महिलाओं के लिए है, ये उनके लिए है, ये उनके लिए नहीं है। ना किसी देश के व्यक्तियों के लिए स्पेशल बात की गई है कि केवल इस स्थान के व्यक्तियों के लिए बात लागू होती है। ये तो सार्वभौमिक चीज़ें हैं, सबके लिए बनी हैं, सबके फायदे के लिए बनी है, सबको ही लाभ देंगी। जो योग दर्शन की फिलॉसफी है हमारी, उसका जो पालन करता है वो सबको लाभ देगा। वो चाहे अमेरिका में बैठा कोई व्यक्ति कर रहा हो, चाहे भारत में बैठा कोई व्यक्ति कर रहा हो। अफ्रीका का कोई आदिवासी इलाके का कोई व्यक्ति यदि योग दर्शन की शिक्षाओं का पालन करता है तो उसको भी वही लाभ मिलेंगे जो कि एक भारत में बैठ करके अभ्यास जो उसका करता है उस ऋषि को मिल रहे हैं। वैसा ही अभ्यास वैसा व्यक्ति कोई करता है दूसरे फील्ड का, दूसरे क्षेत्र का, दूसरे देश का, दूसरे जेंडर का, दूसरे धर्म का, पंथ का, मजहब का, किसी भी तरह की मान्यताओं को मानने वाला व्यक्ति यदि योग दर्शन की शिक्षाओं का पालन करता है तो निश्चित रूप से वो सफलता प्राप्त करता है। आपने बहुत सारे सिद्धांत सुने होंगे। ग्रेविटी का सिद्धांत भी आपने सुना होगा। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है जिसको हम कहते हैं। कोई भी भारी जो चीज होगी वो नीचे ही आके गिरेगी, कोई भी ऊपर से चीज नीचे आएगी तो नीचे की तरफ ही आएगी, क्योंकि ग्रेविटी अपना काम कर रही है। अब ऊपर से फल गिरता है तो नीचे आता है, ना कि वो ऊपर जाता है, जिससे ग्रेविटी की खोज की गई, गुरुत्वाकर्षण की खोज जिससे की गई। अब कोई व्यक्ति छत से नीचे गिर रहा है तो वो किसी देश का प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, या किसी देश का गरीब मजदूर है, किसान है, खिलाड़ी है, विद्यार्थी है, वो नीचे ही गिरेगा। उसको उतनी ही चोट लगेगी जितनी कि सामान्य किसी व्यक्ति को गिरने से लगती है। ये नहीं कि किसी देश का कोई बड़ा राजनेता है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है,
या कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी है, वो यदि ऊपर से नीचे गिरेगा तो उसको कम चोट लगेगी या वो नीचे नहीं गिरेगा, ऐसा सिद्धांत नहीं है, वो नीचे ही आएगा। तो कुछ लॉ हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो यूनिवर्सल होते हैं। तो योग का जो नियम है, योग का जो प्रिंसिपल है, वो भी यूनिवर्सल है। जो व्यक्ति लाभ प्राप्त करना चाहे वो उसकी सिद्धांत को माने। सत्य सत्य है, वो चाहे भारत में हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे अफ्रीका हो, सत्य सत्य होता है, असत्य असत्य होता है। तो इसलिए सत्य की जो बात है, जो मानेगा उसको लाभ मिलेगा, जो नहीं मानेगा उसको नहीं मिलेगा। तो योग की शिक्षाएं भी ऐसी ही हैं। तो जो व्यक्ति सफल होना चाहता है, मैं यहाँ पे इसलिए इसको विस्तार से बता रहा हूँ कि योग की जो शिक्षाएं हैं केवल एक क्षेत्र विशेष के लिए नहीं है, यानी कि केवल एक क्षेत्र विशेष या एक पंथ निरपेक्ष, एक देश उसके लिए नहीं है कि केवल एक छोटे से देश के लिए हो या किसी क्षेत्र के लिए हो, किसी जेंडर के लिए हो, ये सबके लिए समान है। तो जो भी इस व्याख्यान को सुन रहा है, वो चाहे किसान हो, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे राजनेता हो, चाहे बिजनेसमैन हो, कोई भी किसी फील्ड से हो, चाहे वो योग की फील्ड से हो, चाहे अन्य किसी फील्ड से हो, किसी अन्य चीज का प्रोफेसर हो, सबके लिए रूल लागू होता है। और वो रूल क्या है? तो उसमें महर्षि पतंजलि जी योग दर्शन के 14वें सूत्र में बताते हैं, समाधिपाद के, से तू दीर्घ काल निरंतरीय सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। सेतु किसके लिए प्रयोग किया गया है? इससे पहले अभ्यास की बात की गई है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध कैसे किया जाए। तो उसमें कहा गया अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध किया जा सकता है। तो उसके लिए सेतु, यानी कि उसके लिए उसकी जो अभ्यास की बात की गई सेतु, लेकिन वो अभ्यास कैसा होना चाहिए यहाँ पे बता रहे हैं। लेकिन वह अभ्यास दीर्घकाल निरंतरीय सत्कारा सेवित है, यानी कि आपका जो अभ्यास है, जिसको आप मजबूत बनाना चाहते हैं, जिस अभ्यास को दृढ़ बनाना चाहते हैं, स्ट्रोंग बनाना चाहते हैं, आप परफेक्शन जिसके अंदर लेके आना चाहते हैं, वो कोई भी अभ्यास हो सकता है। वो खिलाड़ी का अभ्यास हो सकता है, वो पढ़ने वाले विद्यार्थी का अभ्यास हो सकता है, वो किसान, खेत में काम करने वाले किसान का अभ्यास हो सकता है, वो व्यवसाय करने वाले व्यापारी का अभ्यास हो सकता है, वो राजनीति में काम करने वाले एक राजनेता का सिद्धांत हो सकता है, काम अभ्यास हो सकता है। उन सबको मजबूत करने के लिए आपको उसको दीर्घकाल, निरंतरीय और सत्कारा सेवित है, इन तीन चीजों को यदि आप फॉलो करते हैं, तीन सिद्धांत आपको मानने हैं। आप कोई भी फील्ड के हैं, किस क्षेत्र के हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कोई मैटर नहीं है, आपको केवल इन तीन चीजों का पालन करना है। दीर्घकाल मीन्स लॉन्ग टाइम, निरंतरीय मीन्स कंटिन्यूटी यानी निरंतरता, सत्कारा सेवित है फुल डेडिकेशन के साथ, यानी कि आपका जो अभ्यास है वो लंबे समय तक होना चाहिए। उसके बाद वो जो आपका अभ्यास है वो निरंतर होना चाहिए, बिना रुके, बिना ब्रेक। उसके बाद वो अभ्यास आपका श्रद्धा के साथ होना चाहिए, श्रद्धा से परिपूर्ण होना चाहिए, श्रद्धा से पूरी तरह से युक्त होना चाहिए। तब जाकर के वो आपका दृढ़ भूमि, यानी कि इस प्रकार से उसका सेवन आप करेंगे, इस प्रकार उसका पालन आप करेंगे, तो आपका जो अभ्यास है वो दृढ़ भूमि यानी कि मजबूत अवस्था वाला बनेगा। और जब किसी का अभ्यास मजबूत होता है तो वो व्यक्ति निश्चित रूप से अपने फील्ड में सफलता प्राप्त करता है। फिर चाहे कोई फील्ड हो, कोई एज हो, कोई किसी तरह का वो व्यक्ति हो, कहीं पे रहता हो, तो उसको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। तो यदि आपको अपने जीवन में, अपने करियर में सफलता प्राप्त करनी है, योग में करियर बनाना है और किसी फील्ड में आपको करियर बनाना है या किसी और फील्ड में आप जा रहे हो, तो आपको तीन चीज़ों का पालन आवश्यक रूप से करना पड़ेगा। किसी भी प्रैक्टिस को आप करते हैं, कोई भी प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, चाहे आसन में परफेक्शन होने के लिए कर रहे हैं, प्राणायाम में, मेडिटेशन में, योग की फील्ड के पर्टिकुलर में बात कर रहा हूँ, किसी भी चीज़ में आप जाने की बात कर रहे हैं, मेमोरी को शार्प करने की कोशिश आप कर रहे हैं, तो आपको लंबे समय तक उसका अभ्यास करना पड़ेगा। लंबे समय तक, दूसरा उसका निरंतरता के साथ अभ्यास करना पड़ेगा, बिना ब्रेक के। डेली आपको उसका अभ्यास करना पड़ेगा। जिस प्रकार से भोजन हम डेली करते हैं, सोते हम डेली हैं, दिनचर्या हम डेली निपटाते हैं, तो उसी प्रकार बिना ब्रेक के हमें अभ्यास को भी ऐसे ही करना है और सत्कारा सेवित यानी कि श्रद्धा के साथ। तो आपके तीन सिद्धांत हैं, लॉन्ग टाइम, कंटिन्यूटी एंड डेडिकेशन, यानी कि आपका जो अभ्यास है इन तीनों से परिपूर्ण होना चाहिए। तो बात करते हैं इनके साथ क्या ऐसी बात जुड़ी है कि इनसे सक्सेस मिलेगा, क्या गारंटी है कि इन तीन चीज़ों का पालन करें तो हमें सफलता मिलेगी। इसके लिए हम बात करते हैं सबसे पहले लॉन्ग टाइम। किसी भी चीज़ का अभ्यास यदि लंबे समय तक किया जाए तो परफेक्शन आती है। कहते करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान,
रसरी आवत जावत है सिल पर परत निशान। यानी कि जब बार बार कोई अभ्यास हम करते हैं, किसी भी चीज का, कोई भी प्रैक्टिस है, आप किसी व्यवसाय में है, कोई भी फील्ड है आपका, यदि बार बार किसी चीज की प्रैक्टिस की जाती है, चाहे आसनों की प्रैक्टिस करो, चाहे मेडिटेशन की करो, चाहे प्राणायाम की करो, चाहे चित्त की वृत्तियों के निरोध करने की आप करो, कोई भी आप करो, कोई अच्छा काम करने की प्रैक्टिस आप करो, कोई बुरा काम करने की प्रैक्टिस आप करो, कोई जो भी आप करना चाहते हैं, जैसे ही आप बार बार उसका अभ्यास करते रहेंगे, बार बार उसका अभ्यास करते रहेंगे, वैसे वैसे आपकी परफेक्शन आती रहेगी। तभी कहा है करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। जो जड़ चीज होती वो भी सुजान हो जाती हैं। रसरी आवत जावत ते सिल पर परत निशान। यानी कि रस्सी के बार बार आने और जाने से, जब कुएं से हम पानी निकालते हैं तो पत्थर होता है उसके ऊपर, बार बार पत्थर पे रस्सी घिसने से वो रस्सी उस पत्थर पे भी अपना निशान छोड़ देती है, जबकि रस्सी बहुत नाजुक और पतली होती है और पत्थर बहुत मजबूत होता है, चट्टान होता है, जो कि अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हटता। लेकिन बार बार के अभ्यास से वो पत्थर पर भी निशान छोड़ देता है। वो अभ्यास का, यानी कि लंबे समय तक अभ्यास, यदि आप बार बार उसका अभ्यास कर रहे हैं तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। आप निश्चित रूप से पत्थर पर भी निशान छोड़ सकते हैं। उसके लिए केवल आपको लंबे समय तक अभ्यास करने की आवश्यकता है। ये तो दीर्घकाल यानी कि लंबे समय तक की बात हुई। अब बात हुई कंटिन्यूटी। वो लंबा समय का जो अभ्यास है वो कंटिन्यूटी के साथ होना चाहिए। और लॉन्ग टाइम कितना होना चाहिए? लंबा समय इतना होना चाहिए जब तक कि आप सफलता को प्राप्त ना करो, जब तक कि आपको अपना लक्ष्य प्राप्त ना हो, तब तक आपके लिए समय ही समय है। ये नहीं कि मैंने 2 साल किसी चीज के लिए मेहनत की, उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया कि अब मैं कुछ और करूंगा। आप बहुत सारे लोगों की सक्सेस स्टोरी सुनेंगे, बहुत सारे टॉक आपने देखे होंगे, आईएएस आईपीएस के, जो यूपीएससी के एग्जाम दे करके आईएएस आईपीएस लगते हैं, तो उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने अपनी बात रखी। तो बहुत सारों का टारगेट होता है कि मुझे 2 अटेम्प्ट करने हैं, 2 अटेम्प्ट या 3 अटेम्प्ट मैं करूंगा, उसके बाद यदि मैं सिलेक्ट हो गया यूपीएससी के लिए तो ठीक है, अदरवाइज मैं किसी और जॉब में चला जाऊंगा। लेकिन वहीं कुछ लोग कहते हैं कि हमने डिसाइड किया था कि यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना, केवल इसी पे फोकस है, कभी हो, पहले अटेम्प्ट में हो, चाहे चौथे अटेम्प्ट में हो, चाहे लास्ट अटेम्प्ट में हो, हमें यही करना है और उसी को फोकस करके आप करते रहे। जब संकल्प होता है तो उसका कोई विकल्प नहीं होता है, और जैसे किसी चीज का विकल्प हो जाता है तो संकल्प कभी पूरा नहीं होता। आप ये याद रखिए, आपने जब डिसाइड कर लिया कि ये नहीं होगा तो मैं उसको ये कर लेता हूं, तो आपका जो माइंड है, वो आपकी साइकोलॉजिकल, जो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, वो हमेशा सरलता की तरफ दौड़ता है। जब उसको रास्ता बंद दिखता है तो उस साइड से देखता है कि कहाँ से खिड़की खुली है, तो खिड़की से अंदर घुसने की कोशिश करता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो जैसे ही आपने अपने आप को ऑप्शन दे दिया, अपने आप को एक ऑप्शन दे दिया, आपने एक अपने आप को अवसर दे दिया कि ये नहीं हुआ तो मैं ये कर लूंगा, कि चलो मुझे यहाँ मेडल नहीं मिला तो मैं छोटे मेडल में सब्र कर लूंगा, मुझे ये जॉब नहीं मिली तो मैं छोटी जॉब में सब्र कर लूंगा। सब्र करना चाहिए, लेकिन कब करना चाहिए? जिसमें संतोष की बात कही है। संतोष का अर्थ होता है घनघोर पुरुषार्थ करने के बाद, पूरा फुल अभ्यास करने के बाद, पूरा जी जान लगाकर मेहनत करने के बाद जो फल प्राप्त हो उसमें संतोष करना है। अदरवाइज तो अकर्मण्यता का भाव आ जाएगा। आप कहेंगे कि जितना मिला उसमें सब्र करना, जितना मिला नहीं, जितना पुरुषार्थ के बाद मिला, घनघोर पुरुषार्थ करने के बाद आपको जो प्राप्त हुआ उसमें आपको सब्र करना है। ये होता है संतोष का फल। तो दीर्घकाल यानी कि जब तक आप लगे रहें, कोई आपने आपको ऑप्शन आपने नहीं देना है। यदि आपने अपने आप को ऑप्शन दे दिया, विकल्प दे दिया, तो आप कभी भी संकल्प में पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए यदि संकल्प को पूरा करना है तो कभी विकल्प मत आने दीजिए अपने मन में, क्योंकि ये मन है जो अध्यात्मिक इंद्रिय है, संकल्प और विकल्प का काम करता है, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के साथ मिलकर काम करता है। जैसे ही आपको विकल्प मिल गया वैसे ही हम सरलता की तरफ दौड़े चले जाते हैं, और जैसे ही आप सरलता की तरफ दौड़ेंगे वैसे ही जो आपका लक्ष्य था, जो आपका उद्देश्य था, आप उससे भटक जाएंगे और आपको जो उसका ऑप्शन था वो आपको प्राप्त हो जाएगा, निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएगा, लेकिन आप संकल्प से भटक जाएंगे। तो इसलिए संकल्प से नहीं भटकना चाहते तो लॉन्ग टाइम, यानी कि जब तक आप उसको प्राप्त ना कर लो तब तक आप निरंतरता के साथ उसमें लगे रहो। ये आपका लॉन्ग टाइम हुआ। अब वो लॉन्ग टाइम कैसा होना चाहिए? मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि आप योग अभ्यास करते हैं कि जी मुझे 5 साल से मैं योग अभ्यास कर रहा हूं, तो फिर कहेंगे कि आप प्रतिदिन करते हैं? कि मैं कहूँगा नहीं, मैं संडे को करता हूँ केवल, या मैं सप्ताह में 3 दिन करता हूँ और 4 दिन में रेस्ट करता हूँ, या मैं 4 दिन करता हूँ और 3 दिन सप्ताह में रेस्ट करता हूँ।
तो वो मेरा अभ्यास लॉन्ग टाइम में गिना जाएगा कि मैं लंबे समय से अभ्यास कर रहा हूं, बट कंटिन्यूटी में नहीं है वो, यानी कि लगातार निरंतरता बिना ब्रेक के नहीं है। तो जब आप कोई भी अभ्यास करते हैं और उसको बिना ब्रेक के करते हैं, वही सफल होता है। यदि आप 10 साल भी कोई मेहनत करेंगे और आप वीकली कोई कर रहे हैं, यानी कि उसको सप्ताह में 3 दिन कर रहे हैं, 4 दिन कर रहे हैं, सप्ताह में 2 दिन कर रहे हैं, 6 दिन कर रहे हैं, 5 दिन कर रहे हैं, तो वो अभ्यास आपका, कभी आप मंडे को ऑफ कर रहे हैं, कभी आपने दिवाली में छुट्टी ले ली, कभी आपने होली पे छुट्टी ले ली, यानी कि अपने आप को कभी शादी में गए हैं, कभी किसी के शौक में गए हैं, तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपको उस अभ्यास की कंटिन्यूटी को तोड़ने का काम करती हैं। तो अभ्यास लॉन्ग टाइम तो हुआ, बट कंटिन्यूटी के साथ नहीं हुआ। तो महर्षि पतंजलि जी ने यही बात कहनी होती लॉन्ग टाइम वाली, तो केवल लॉन्ग टाइम कहते वो, यानी कि लंबे समय तक। तो निरंतरता की बात क्यों कही? क्योंकि वो अभ्यास निरंतरता के साथ ही लंबा होना चाहिए। यानी कि जो आप अभ्यास कर रहे हो 6 महीने से, 7 महीने से, 8 महीने से, 1 साल से, 2 साल से, वो प्रतिदिन होना चाहिए। जिस प्रकार रूटीन हम निपटाते हैं, दिनचर्या हम निपटा रहे हैं, भोजन करते हैं, स्नान करते हैं, सोते हैं, सारे जो क्रियाकलाप करते हैं, वो सारे काम भी तो हम प्रतिदिन कर रहे हैं, उसमें तो कोई ब्रेक नहीं है। तो इसी प्रकार जो संकल्प है आपका, उसको बिना ब्रेक के आपको करना है, यानी कि कंटिन्यूटी के साथ। तो लॉन्ग टाइम जब तभी बेनिफिशियल है, तब आप उसको कंटिन्यूटी के साथ करेंगे। यदि लॉन्ग टाइम आपने अभ्यास किया बट कंटिन्यूटी उसके साथ नहीं की, तो आप उस अभ्यास में सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपने दूसरा जो रूल था उसको ब्रेक कर दिया। अब प्रतिदिन करने से ही आप कोई प्रभाव डाल पाते हैं, प्रतिदिन करने से ही इंद्रियां अभ्यस्त होती हैं। आपकी जो सेंस ऑर्गन है, आपके जो जितनी भी इंद्रियां हैं, वो सारी तभी एक्टिव रहती हैं, तभी वो हैबिचुअल होती हैं किसी काम को लेकर के, जब आप उस काम को कंटिन्यूटी के साथ निपटाते हैं, यानी कि रेगुलर रहते हैं। और जो रेगुलर आपने देखा होगा, चाहे रेगुलर कोई ऑफिस में जाता हो, चाहे रेगुलर वो खेत में काम करने वाला हो, चाहे वो रेगुलर कहीं पे भी काम करने वाला हो, किसी की प्रतीक्षा ना करने वाला हो, ये बहाना नहीं कि आज बारिश है, आज ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, आज ये है, आज वो है, आज कोई बहुत फेवरेट फिल्म आई थी, ये था वो था, इस तरह के जो बहाने बनाता वो कभी सफल नहीं हो पाता लाइफ में। उसको वही विकल्प वाली चीज़ें मिलती हैं। तो एक मैं इसके साथ उदाहरण जोड़ना चाहूँगा कंटिन्यूटी के साथ। एक बार बहुत सारा अकाल, बहुत काफ़ी अकाल पड़ा किसी क्षेत्र में, तो सब किसान घर बैठ गए, सूखा पड़ गया, बारिश हो नहीं रही, तो कोई खेत में ना जाए। लेकिन एक किसान प्रतिदिन खेत में जाता और हल जोतता। तो लोगों ने पूछा कि बारिश तो नहीं हो रही, सूखा पड़ा है, तो फिर हल जोतने का क्या फ़ायदा? आप बिजाई तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि बारिश तो है नहीं, नमी तो है नहीं जमीन में, तो कैसे अंकुर होगा, कैसे फसल को उत्पन्न करोगे? तो उसने कहा, ये जो बारिश होने का जो काम है वो मेरा नहीं है, वो प्रकृति का काम है, परमात्मा का काम है, बादलों का काम है बरसना। मेरा काम है खेत में हल चलाना। बादल अपना काम भूल गए, प्रकृति अपना काम भूल गई, भगवान ने बारिश नहीं की, तो मैं अपना काम क्यों छोड़ूं? तो निरंतर लगा रहता था और उसने अपना पूरा जो खेत था वो जोत दिया। उसने पूरे खेत को, पूरा उसकी जो जुताई थी वो पूरी कंप्लीट कर दी। तो वहां से भगवान शंकर जा रहे थे। ये मैं केवल कथा बता रहा हूँ, इसका किसी कोई धर्म से या कोई इससे रिलेट करके ना देखे केवल। तो उन्होंने देखा कि एक भरी दोपहरी में एक किसान खेत जोत रहा है, जबकि सारे गांव वालों के खेत खाली पड़े हैं, किसी प्रकार की जुताई उसने नहीं की। तो उन्होंने कहा, वो भेष बदल करके वहां पे आए और उन्होंने पूछा किसान से, तो उन्होंने वही उत्तर दिया जो गांव वालों को दे रहे थे कि जब बादल बरसना भूल गए तो वो बादलों का काम है, मेरा नहीं है। मेरा काम केवल इस खेत में काम करना है, मेहनत से और लगन से और सच्चाई के साथ में अपना काम करता रहूंगा, मैं अपने काम से नहीं हटूंगा। तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के उसी के खेत में केवल बारिश की। तो जैसे ही बारिश हुई तो लोगों को लगा कि ये तो इसी के खेत में बारिश हुई, और उसने अपना बिजाई कर दी, क्योंकि खेत में जुता हुआ था, नमी थी, और उसकी फसल हुई। बाकी किसी के खेत में बारिश नहीं हुई, क्योंकि किसी ने हल को जोता नहीं था, और खेत को ना जोतने की वजह से वो रहे। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने कंटिन्यूटी के साथ अपना अभ्यास नहीं किया। अपना जो फर्ज होता है, अपना जो कर्तव्य होता है, हमें निरंतर पूरा करना होता है। आज कोच नहीं आया, आज टीचर नहीं आया, आज कर्मचारी नहीं आए, आज मालिक नहीं आया, आज कोई पब्लिक नहीं आई, तो नेता का काम पब्लिक के साथ ही नहीं है। पब्लिक हो ना हो, लेकिन उसको अपना काम करना चाहिए।
मालिक फैक्ट्री में, कंपनी में हो ना हो, हमें अपना काम करना ही चाहिए। यदि खिलाड़ी है कोई, उसका कोच नहीं आ रहा तो भी उसको अभ्यास करना ही चाहिए। और यदि कोई विद्यार्थी है, टीचर नहीं आ रहा तो उसको पढ़ने का अभ्यास करना ही चाहिए। टीचर आए ना आए वो बाद की बात है, अब रिवीजन कर सकते हैं। तो इस तरह का जब भाव कंटिन्यूटी के भाव को बढ़ाने का काम करता है। तो ये दो चीजें हो गई, लॉन्ग टाइम एंड कंटिन्यूटी। तीसरा डेडिकेशन। तीसरा इतना इंपॉर्टेंट है कि तीसरा नहीं होगा तो दो कंप्लीट नहीं हो सकते। यानी कि लॉन्ग टाइम आपका जो है, लंबे समय तक जो अभ्यास है, वो केवल और केवल आधारित है कंटिन्यूटी पे। यदि कंटिन्यूटी नहीं है तो आप उस लॉन्ग टाइम वाला जो अभ्यास है वो बेकार हो जाएगा। मतलब लंबे समय तक करने का कोई फायदा नहीं है जब तक आप उस अभ्यास को रेगुलर नहीं कर रहे। रेगुलर नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन यदि श्रद्धा नहीं है, डेडिकेशन नहीं है, तो आप ना कंटिन्यूटी को कंप्लीट कर सकते हैं और लॉन्ग टाइम तो आप भूल ही जाइए। यानी कि इन दोनों का जो आधार है वो आपका श्रद्धा यानी कि डेडिकेशन के ऊपर टिका हुआ है। तभी तीसरा उन्होंने कहा, अदरवाइज वो लॉन्ग टाइम और कंटिन्यूटी पे भी रुक सकते थे। लेकिन चूंकि ये भारतीय दर्शन की सुंदरता है, एक छोटे से छोटे पहलू को भी उन्होंने ध्यान रखा और एक छोटे से छोटा लूप होल भी आपको नहीं मिलेगा देखने को। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा डेडिकेशन सत्कारा सेवित है, श्रद्धा के साथ उसका सेवन, श्रद्धा के साथ उसका पालन करना चाहिए। तो श्रद्धा जब तक नहीं होगी, देखिए कोई भी आप काम करते हैं, किसी दबाव में कितनी देर आप काम करेंगे। मैं आपको कोई काम दे करके जाऊं और कि इस काम को करना है, तो आप कितना काम करेंगे। यदि आप दबाव में होंगे तो मैं जब तक वहां रहूंगा तब तक आप उस काम को करेंगे, और जैसे ही मैं वहां से निकल जाऊंगा आप उस काम को छोड़ देंगे और कुछ करने लगेंगे। यदि आप स्वार्थ में कोई काम कर रहे हैं तो स्वार्थ में तब तक आप काम करेंगे जब तक कि आपके स्वार्थ की पूर्ति नहीं हो जाती, उसके बाद भी आप उस काम को छोड़ देंगे। भय में भी तब तक काम करते हैं जब तक भय बना रहता है। जैसे भय निकल जाएगा वैसे ही आप उस काम को छोड़ देंगे और उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाते। लेकिन जब कोई काम आप श्रद्धा से करते हैं, फुल डेडिकेशन के साथ करते हैं, आप याद करिए आपने कितने काम आज तक डेडिकेशन के साथ किए हैं। कितने काम ऐसे हैं जिसमें काम करते हुए आप समय को भूल जाते हैं। कितने ऐसे काम हैं जिसमें करते हुए आपको कुछ और बात याद ही नहीं आती। कितने ऐसे कार्य हैं जिसको करते हुए आपको आनंद आता है। कितने ऐसे कार्य हैं जिसमें कोई आपको देख रहा हो, ना देख रहा हो, आपको किसी को जवाब देना हो, ना देना हो, और फिर भी आप उस काम को कर रहे हैं। वो जो काम है वो आपका अच्छा जो स्वाभाविक कर्म है, यानी कि आप उसमें प्रणीत हैं। स्वाभाविक कर्म करेंगे तभी डेडिकेशन डेवलप होता है। यानी कि श्रद्धा कब पैदा होती है? जब आप अपनी पसंद का काम कर रहे हो। मैं कोई जबरदस्ती आपसे काम करा रहा हूं तो आप अच्छे से उस काम को नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे गीता का सिद्धांत मानने की जरूरत हमें है। सहज कर्म कौनते सदोषपि न त्यजेत, यानी कि सहज कर्म करते रहो। तो सहज कर्म कौन से हैं? तो जब अर्जुन ने पूछा कि सहज कर्म कौन से हैं, कौन थे, सॉरी श्री कृष्ण से पूछा, तो उन्होंने कहा जो स्वभाव से जो उत्पन्न कर्म होते हैं उनको सहज कर्म कहते हैं। यानी कि जो स्वाभाविक रूप से हम करना चाहते हैं। 100% नहीं दे पाऊंगा। यदि मैं एक अच्छा ब्यूरोक्रेट बनना चाहता हूं, मैं एक अच्छा प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहता हूं और मेरे घर वाले मुझे बॉक्सर बनाना चाहते हैं, मैं उसमें बॉक्सिंग में अपनी डेडिकेशन नहीं दे सकता। यदि मैं राजनेता बनना चाहता हूँ और कोई मुझे व्यवसायी बनाना चाहता है, मेरे पिता का बहुत बड़ा एम्पायर है कि इसको संभालो, मैं नहीं संभाल पाऊंगा, क्योंकि मेरा तो जो इंटरेस्ट है वो पॉलिटिक्स में है। अब जो बात आई, जो महात्मा जो बुद्ध थे वो क्या था? वो एक राजा के पुत्र थे, उनकी शादी हो रखी थी, एक बच्चा था उनके पास, तो उनको वैराग्य हो गया। वो चाहते तो अपने पिता के राजपाट को संभाल सकते थे, राजा थे, लेकिन नहीं, उनका राजपाट में इंटरेस्ट ही नहीं था। तो उन्होंने सब कुछ त्याग करके वो बुद्ध बन गए। तो बुद्ध बनने के लिए तो सब कुछ त्यागना पड़ता है। पूरा डेडिकेशन किस में था? संन्यास में था। तो संन्यास में आ गए, शादी के बाद भी संन्यास में आ गए। ऐसे कितने उदाहरण हैं जिन्होंने बाद में स्विच किया। बहुत सारे ऐसे हैं कि जो बहुत बड़ी उम्र में जाकर के खिलाड़ी बने हैं। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत बड़ी उम्र में जाके व्यवसायी बने हैं। यानी कि बहुत उनको फुल अवेयरनेस नहीं होती या गाइडेंस नहीं होती या प्रेशर होता है, तो तब तक वो प्रेशर में काम करते हैं जब तक कि आपको उसके ऊपर प्रेशर रहेगा। कुकर में दाल तब तक गलेगी जब तक उसके ऊपर प्रेशर बना रहेगा। जैसे प्रेशर हटेगा वो अपने स्वाभाविक रूप में आ जाएगी। लेकिन कुकर की दाल आप खा के देखेंगे, जो प्रेशर कुकर होता है, और एक बिल्कुल जो धीमी आंच पे जो आपका जो चूल्हे पे जो पकी हुई दाल होती है,
वो आप खा के देखेंगे, उसमें दिन रात का अंतर होता है, टेस्ट में भी अंतर होता है। तो सहज पकती है, सहज तब पकती है, स्वाभाविक रूप से पकती है। उसका एक जो मिनिमम टाइम होता है उस टाइम में वो पकना शुरू होती है। यदि आप उसको प्रेशर देके पकाएंगे तो टेस्ट नहीं रहेगा, गल जरूर जाएगी लेकिन पकेगी नहीं। तो इसलिए अपने आप को पकाना चाहते हो, पकने से ही फल मीठा होता है। यदि पका के नहीं है, आपने प्रेशर में किसी चीज को पकाया है या प्रेशर में किसी चीज को तैयार किया है, वो वैसा ही कड़वा फल देगा जैसा कि वो अन्य चीजों में आपको मिलता है। तो जब वो स्वाभाविक कर्म करते हैं, जो आपका जो इंटरेस्ट है आप उसको पहचानिए। आप योग के क्षेत्र में आना चाहते हैं या किसी को देख के योग के क्षेत्र में आए हैं? आप केवल व्यवसाय करना चाहते हैं या किसी दूसरे व्यवसायी को देख करके व्यवसाय में आए हैं? या मेरे पिता का व्यवसाय है तो मैं व्यवसाय में आया हूँ, इस तरह का भाव है? क्या मेरे पिता पॉलिटिशियन है तो मैं पॉलिटिक्स में आऊँ? क्या यही भाव है या समाज सेवा करने का आपको जज्बा है? जैसे ही ये चीजें आप देखेंगे, बहुत सारे आप भारतीय राजनीति में देख लीजिए, बहुत सारे लोग विफल हुए हैं और बुरी तरह से विफल हुए हैं, जबकि उनका परिवार बहुत अच्छा राजनीति में सफल रहा। लेकिन कुछ बच्चे सफल नहीं हो पाए क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन वो राजनीतिक विरासत संभालनी थी, वो प्रेशर है, वो दबाव है समाज का, वो कहेंगे लोग क्या कहेंगे। तो जब आप इस तरह से काम करते हैं तो आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। सफलता प्राप्त करने के लिए आपका स्वाभाविक कर्म होना जरूरी है। जब तक एक क्षत्रिय स्वाभाविक कर्म से ही क्षत्रिय बनता है, एक विद्वान जो पंडित होता है, जो उपदेश देता है, वो विद्वता के कारण ही पंडित बनता है, ना कि किसी के लालच में या दबाव में। और ऐसे ही वैश्य और जो और अन्य जो श्रेणी कही गई है, यानी कि व्यापार की जिसमें क्वालिटी होती है, जो व्यापार को करते हुए जिसको थकान ना महसूस हो, युद्ध लड़ते हुए जिसको थकान महसूस ना हो, पढ़ाते हुए किसी को थकान महसूस ना हो, तो वो अपने अपने किसी की सेवा करते हुए किसी को थकान महसूस ना हो, तो सबके अपने स्वाभाविक कर्म होते हैं। एक खिलाड़ी घंटों प्रैक्टिस आप उससे करा लीजिए, वो कभी नहीं थकेगा। किसी को आप एक 4 घंटे के लिए बोलिए कि आप लैपटॉप पे बैठ करके काम करिए, नहीं कर पाएगा, एसी में नहीं कर पाएगा, लेकिन वो 35 डिग्री टेम्परेचर में रनिंग कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसका इंटरेस्ट रनिंग में है, क्योंकि उसका स्वाभाविक जो कर्म है वो रनिंग करना है। तो वो एसी में बैठ के काम नहीं कर सकता। तो आप देखिए, एसी में बैठकर काम करना आसान है, हमें लगता है, लेकिन उसका स्वभाव नहीं है, तो उसको बोरियत महसूस होगी। आप किसी काम करने वाले व्यक्ति को कहें कि आपको बेड रेस्ट है, आपको इस घर से कहीं नहीं जाना, जैसे अभी लॉकडाउन में हो रखा है, तो बहुत सारे जो व्यक्ति बहुत एक्टिव हैं, क्रिएटिव हैं, वो नहीं रुक पाते। उनको बहुत ऐसा लगता है कि मैं काम करूं, ये करूं, तो घर से ही लगे रहेंगे आजकल वो, क्योंकि अभी तो बहुत प्रॉब्लम है। तो इस तरह का जो स्वाभाविक कर्म जब उत्पन्न होता है, तो अपने स्वभाव को जानिए, अपने स्वभाव को बाहर निकालिए, और उसके साथ जो आप कर्म करेंगे वो सहज कर्म कहलाएगा। और सहज पके सो मीठा होए, और सहज कर्म ही आपका सफल होता है, वही मीठा होता है। तो कोई भी फील्ड आपको चुननी है वो स्वाभाविक रूप से चुनिए। स्वभाव क्या कहता है, आप क्या बनना चाहते हैं, उसी फील्ड को आप आगे, उसी फील्ड में आप आगे आइए। उसके लिए आपको डेडिकेशन डेवलप होगी। डेडिकेशन बगैर स्वाभाविक कर्म के नहीं होगी। देखिए, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। यदि 3 चीजें हैं, लॉन्ग टाइम, कंटिन्यूटी एंड डेडिकेशन। लंबे समय तक अभ्यास करें। लंबे समय तक का अभ्यास जब तक सफल नहीं होगा, जब तक कि आप के अंदर निरंतरता नहीं होगी। निरंतरता तब तक नहीं आ सकती जब तक कि आप उसको श्रद्धा के साथ नहीं करेंगे, और श्रद्धा किसी काम में तब तक नहीं आ सकती जब तक आप उसको, जो आपका स्वाभाविक कर्म ना हो। किसी की देख करके आप कर रहे हैं, किसी से प्रभावित होकर आप कर रहे हैं। आज मैं सुबह न्यूज पढ़ूं कि हमारे इंडियन क्रिकेट टीम ने इतना इतिहास रचा, उसने बल्लेबाज ने इतने रन बनाए, वो मैन ऑफ द मैच हुआ, और उसकी प्रशंसा देखी, बहुत बड़ा अखबार में फोटो देखा, तो लगा कि यार हमें तो क्रिकेटर बनना चाहिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इज्जत है। शाम को ही मैं कोई न्यूज़ देख रहा हूँ, मुझे दिखा कि आज फला फिल्म रिलीज हुई थी, उसने इतने करोड़ का बिजनेस किया, और उसकी हीरो की हम देख रहे हैं एक्टिंग, तो लग रहा है कि यार एक्टिंग में जाना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब कल को कोई युवा नेता बन गया, किसी प्रदेश का सीएम बन गया, कोई मंत्री बन गया, कोई विधायक बन गया, एमपी बन गया, तो कहेंगे यार राजनीति बहुत अच्छी चीज़ है, राजनीति में भी बहुत अच्छा है, देखो कितना रुतबा है उसका। अब किसी ने युवा उद्यमी बन गया, किसी ने नया इनोवेशन किया, तो लगा कि मैं भी कुछ नया इनोवेशन कर सकता हूँ। यानी कि सुबह से शाम तक आप 4 से 5 अपने प्रोग्राम बदल लेते हैं, वो आपका स्वभाव नहीं है, यानी कि चंचलता है। अपने आप को स्थिर करिएगा, अपना अवलोकन करिएगा, स्वाध्याय करिएगा, और अंदर से चीजें निकालिएगा कि मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या बनना चाहता हूं। जैसे ही जिस दिन आपने अपने स्वाभाविक कर्म को पकड़ लिया,
उसी दिन आपके अंदर श्रद्धा डेवलप होगी, और जैसे श्रद्धा डेवलप होगी कंटिन्यूटी डेवलप होगी, और जैसे कंटिन्यूटी डेवलप होगी वैसे ही आप लॉन्ग टाइम उसका अभ्यास करेंगे। माने इंटरकनेक्टेड हैं सारी चीज़ें। पहले अपना स्वभाव जानिए, आप करना क्या चाहते हैं, आपका सहज कर्म क्या है। उसके बाद आप किसी को देख करके आप उस फील्ड में मत आइएगा कि वो आ रहा है मैं भी आ रहा हूँ, वो सक्सेस हो गया मैं भी हो जाऊंगा, उसने पैसे कमा लिए मैं भी पैसे कमा लूंगा, उसने इज्जत कमा ली मैं भी इज्जत कमा लूंगा, उसने गाड़ी खरीद ली मैं भी गाड़ी खरीद लूंगा, वो विदेश में चला गया मैं भी विदेश में चला जाऊंगा। केवल इस देखा देखी जब आप कोई फील्ड चुनते हैं तो निश्चित रूप से असफलता आपको मिलती है, निराशा आपको मिलती है, क्योंकि वो स्वाभाविक कर्म नहीं है। और स्वाभाविक कर्म नहीं है तो आप डेडिकेशन उसमें डेवलप कर ही नहीं सकते। कितनी भी आप कोशिश करें उसमें डेडिकेशन डेवलप नहीं हो सकती, यानी कि श्रद्धा उसमें विकसित नहीं कर पाएंगे आप। और जब श्रद्धा विकसित नहीं होगी तो आप उस काम को रेगुलर यानी कि निरंतरता के साथ नहीं कर पाएंगे। और जब किसी काम को निरंतरता के साथ नहीं कर पाएंगे तो लॉन्ग टाइम नहीं चलेगा, लंबे समय तक आप उस अभ्यास में परिणित नहीं हो सकते। फिर आपको कोई ना कोई स्विच करना पड़ेगा, अपने आप को फील्ड चेंज करना पड़ेगा, फिर पूरी लाइफ आप स्विच करते ही रहेंगे। और जहाँ भी आपको थोड़ा सा भी ऐसा मिला कि गुजारे लायक मेरा काम हो गया, अब वहीं पे संतोष करके उसी में संतोष को ही सबसे बड़ा फल मान करके अपने हथियार डाल देंगे, यानी कि आप अपनी प्रतिभा को जान ही नहीं पाए। तो मैं ये कह रहा हूँ योग दर्शन से लेकर के, गीता से लेकर के, उपनिषद से लेकर के जितने भी हमारे भारतीय दर्शन हैं, उन सब दर्शनों में एक एक सूत्र में, एक एक श्लोक में सार कहा गया है। यदि आप केवल उसको जानने के बाद उसको मानने का प्रयास कर लेते हैं, जानना और मानना दो अलग अलग चीजें मैं हमेशा बोलता हूँ। एक से होता है ज्ञान, होता है किसी की जानकारी प्राप्त हुई कि ये करने से ऐसा होता है, ये जानकारी आपको हो गई, लेकिन वैसा करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। मैं इसके संदर्भ में एक बात हमेशा कहता हूँ, मीठा 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 खाने से कभी भी मुंह मीठा नहीं होता, उसके लिए मीठा खाना पड़ता है तब जाकर के मुंह मीठा होता है। तो अच्छा 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 कहने से कभी अच्छा नहीं होता, अच्छा करना पड़ता है। अभ्यास 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 से कुछ नहीं होता, बार बार अभ्यास करना पड़ता है। तो जैसे ही आप बार बार अभ्यास करेंगे वैसे ही आप उसमें सफल होंगे। और उसके लिए जो तीन जो प्रिंसिपल मैंने बताए, लॉन्ग टाइम, कंटिन्यूटी एंड डेडिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लॉन्ग टाइम कब होगा सफल? जब आपका कंटिन्यूटी सफल होगा। कंटिन्यूटी कब सफल होगी? जब डेडिकेशन होगी। डेडिकेशन कब होगी? जब आप अपने स्वाभाविक कर्म करेंगे, जो आप चाहते हैं, जो आप में जो काबिलियत है। हर व्यक्ति यूनिक है, हर व्यक्ति की जो आइडेंटिफिकेशन है वो यूनिक है। पूरे वर्ल्ड में उस जैसा कोई नहीं है, उस जैसी प्रतिभा, उस जैसा जो व्यक्तित्व है वो कहीं पर भी नहीं है। कोई उसकी सेकंड हैंड कॉपी नहीं है, कोई उसकी A1 कॉपी नहीं है, केवल वो एक पीस है पूरे वर्ल्ड में। तो आप अपनी प्रतिभा को जानिए, आप अपने प्रतिभा को विकसित करिए, क्योंकि आपने अपने लिए काम करना है, आपको किसी को देख करके प्रभावित नहीं होना। ऐसे प्रभावित होंगे तो आप सुबह से शाम तक 10 अपने व्यवसाय बदलेंगे, 10 तरह के आप अपने लक्ष्य बदलेंगे, ये सही नहीं होगा। इस तरह से आप एक दूसरे फील्ड में स्विच करते रहेंगे और अंत में आपको स्ट्रगल के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस व्याख्यान के माध्यम से मेरा एक ही उद्देश्य था कि मैं आपको समझाऊं कि आप अपना स्वाभाविक कर्म जानें। आपका स्वाभाविक कर्म क्या है, स्वभाव क्या है, किस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं। सक्सेस तो लेनी है, कहाँ लेनी है, किस फील्ड में लेनी है, क्या करना है, किस फील्ड में आगे बढ़ना है। तो पहले अपने स्वभाव को जानिए, पहचानिए अपने स्वाभाविक कर्म को। उसके बाद ही श्रद्धा आपकी विकसित होगी, यानी कि डेडिकेशन डेवलप होगी। और जैसे डेडिकेशन डेवलप होगी वैसे ही आप उसमें अपनी कंटिन्यूटी उस काम में कर सकते हैं और चाव से करेंगे। आपको काम काम ही नहीं लगेगा। जब व्यक्ति को कोई काम काम लगने लगे तो मान लीजिए आपका स्वाभाविक कर्म नहीं है। और जब व्यक्ति को काम में मजा आने लगे और उसको लगे कि एक्साइटमेंट हो कि सुबह उठूं और मैंने योग करना है, सुबह उठना है, मुझे योगा क्लास लेनी है, सुबह उठ करके मुझे इस पे टॉपिक बनाना है, सुबह उठ करके मुझे रिसर्च पेपर लिखना है, सुबह ये करना है, और उसको लेकर के रोमांचित होकर के सो रहा है और एक्साइटमेंट के साथ उठ रहा है, दैट्स मीन वो उसका स्वाभाविक कर्म है। कोई किसान है, उठ रहा है कि मुझे आज नई बिजाई करनी है, मुझे आज ये करना है, मुझे आज ये एक्सपेरिमेंट करना है खेत में, मुझे आज इस तरह के बीज की इनोवेशन करनी है,
खिलाड़ी सोचता है कि मुझे आज इस तरह के रेपिटेशन मुझे लगाने, इस तरह का मुझे वर्कआउट मुझे करना है, इस तरह की वेट ट्रेनिंग मुझे करनी है, आज मज़ा आएगा, आज ये फला डे है, आज मेरा ये वर्कआउट है, तो वो बहुत अच्छा रहता है उसके लिए। जैसे एक नेता होता है तो एक्साइटमेंट में रहता है, कल मुझे इतने लोगों से मिलना है, इस एरिया का मुझे दौरा करना है, इस तरह के लोगों की समस्याओं को मुझे सुनना है, उसके बाद दूर करना है, उसको कैसे मैं इम्प्लीमेंट करूँगा। इस तरह के जब एक्साइटमेंट के साथ कोई सोता है और वो एक्साइटमेंट के साथ उठता है कि मुझे ये करना है, तो पूरे जो आपकी जो पूरा अंदर की जो प्रतिभा होती है, पूरा जो दम होता है, पूरा जो आपकी जो क्वालिटी होती है, वो पूरा खुल के काम करती है, पूरी फुल कैपेसिटी के साथ आप काम करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले अपने स्वभाव को जानिए, अपने फील्ड को जानिए, उसके बाद आपकी श्रद्धा विकसित होगी, फिर आप निरंतरता प्राप्त करेंगे, फिर लंबे समय तक उसका अभ्यास करेंगे, और जैसे ही इन तीनों का पालन करेंगे वैसे ही आप अपने अभ्यास में निश्चित 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 रूप से सफल होंगे, सिद्ध होंगे और पूर्ण होंगे। तो इस व्याख्यान के माध्यम से मैंने आपको ये बताया कि आप किस प्रकार से किसी भी फील्ड में सफल हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू योग दर्शना। तो आज का टॉपिक हमारा सक्सेस सूत्रा ऑफ योग दर्शना। योग दर्शन के अनुसार सक्सेस होने के, सफल होने के क्या सूत्र हैं। तो मैंने केवल एक सूत्र की बात आपको की है, योग दर्शन के समाधि पाद के 14वें सूत्र की, जिसमें कहा है सेतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवित दृढ़ भूमि। किसी भी अभ्यास को मजबूत बनाने के लिए, किसी भी प्रैक्टिस को मजबूत बनाने के लिए, किसी भी अपने काम को स्ट्रेंथ देने के लिए आपको लॉन्ग टाइम कंटिन्यूटी एंड डेडिकेशन का पालन करना है। तो आशा है कि आपको व्याख्यान पसंद आया होगा, और यदि आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई सुझाव है, कोई प्रतिक्रिया है, तो आप मुझे ज़रूर मैसेज में लिखिए और मैं आपके मैसेज को रिप्लाई करूँगा। तो अब मैसेज आप जो करेंगे मैं उसको रीड करूंगा। अब तक मैंने अपना व्याख्यान पूरा किया, तो अब सभी आप लोगों के व्याख्यान में आमंत्रित, आपके सुझाव, आपकी प्रतिक्रियाएं, आपके अनुभव और आपके क्वेश्चन, सबको मैं आमंत्रित करता हूं। आप सबका स्वागत है। जी, हमारे पास 15 मिनट हैं, आप सभी लिख सकते हैं। रंजना छाबड़ा जी कह रहे हैं आपको सुनना हमारा स्वाभाविक कर्म है। थैंक यू सो मच रंजना जी, आपने सूत्र भी लिखा जी। निशा जैन जी जुड़ी हैं, उनका भी स्वागत है। आई एग्री विद यू, थैंक यू जी। निशा जैन जी कह रही हैं आप ओशो को पढ़ते हैं शायद। जी नहीं, मैं ओशो जी को नहीं पढ़ता और मैंने कभी नहीं पढ़ा उनको। मैं केवल योग दर्शन को पढ़ता हूँ और मैं योग दर्शन पे ही मैंने अपना रिसर्च किया है, और गीता को मैं पढ़ता हूँ। गीता और योग दर्शन मेरे विषय हैं और फेवरेट विषय हैं। मैंने सुना नहीं है ओशो को, एक आध बार कोई सुना होगा छोटा मोटा लेक्चर, लेकिन मैंने नहीं सुना। लेकिन आपको ऐसा लगता होगा, लेकिन मैं उनको फॉलो नहीं करता हूँ। जी, अखिलेश मिश्रा जी हैं, सर यूट्यूब लाइव कब आएंगे? हाँ, जल्द ही आएंगे अखिलेश जी, यूट्यूब जल्दी लाइव आऊँगा मैं, क्योंकि बहुत सारे साथी हैं जो फेसबुक का इस्तेमाल नहीं करते, तो उनके लिए फेसबुक यूट्यूब लाइव जरूर आऊँगा मैं। जी, दीपक भौजक जी जुड़े हैं, शानदार, थैंक यू सो मच दीपक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो और भी जिन साथियों का कोई भी सवाल है तो मैं स्क्रॉल करके भी देख लेता हूँ, कोई पहले कोई है तो। हेड्स ऑफ, आप अमेरिका में हो और हम सब आपके लिए रात के 1:30 बजे भी लाइव हैं। सच में योग प्रचार प्रसार के लिए आप हमेशा तत्पर रहते हैं, नमन आपको जी। हाँ, समय का कोई व्यवधान नहीं रहता। कपिल जी ने मुझे कहा, इन्होंने मुझे जब बना के भेजा सेट की, तो फिर उन्होंने कहा कि ये तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, आपके तो बहुत टाइम ऑकवर्ड फील करेंगे, आप 1:30 बजे आपका है। तो मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी समय रखें, मुझे अच्छा लगेगा। तो मुझे उत्सुकता होती है पढ़ाने के लिए, क्योंकि मैं बाई नेचर एक टीचर हूँ, मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि पढ़ाते मुझे थकान नहीं होती, मुझे पहले भी हम लाइव सेशन में आए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं जब वर्कशॉप लेता था इंडिया में तो 5-5, 4-4 घंटे में लगातार वर्कशॉप लेता था और मुझे अच्छा लगता था, तो मुझे थकान कभी महसूस नहीं। तो मुझे लगा कि मेरा स्वाभाविक कर्म है, और जो मैं रूल अपने पे फॉलो करता हूँ उसी को मैं आपको मानने के लिए बोलता हूँ जी। रेणु कश्यप जी हैं, सुमित पूनिया जी हैं, प्रकाश नमो शुक्ला भाई जुड़े हैं जी, अभिषेक भारती गोपाल जी जुड़े हैं आरोग्य योगशाला से, गायत्री चौहान जी हैं जी, नीलम शौरान जी, और भी हम देखते हैं।
दीपक भौजिक जी, अखिलेश मिश्रा जी। सर यूएस में अभी कुछ कैवल्यपाद के स्टार्ट करें। हाँ, कैवल्यपाद को मैंने शुरू कर दिया है अखिलेश जी। अभी 2 सूत्र किए हैं लेकिन उनको अपडेट नहीं किया है, अपलोड नहीं किया है। कल उनको अपलोड कर दूंगा जैसे ही ऑफिस जाऊंगा, यानी कि आपके रात तक मैं अपलोड कर दूंगा। निशा जैन, ओशो भी गीता और योग दर्शन पर बोला है। जी निशा जी, मैं कोशिश करूंगा सुनने की, क्योंकि समय की व्यस्तता रहती है तो पढ़ने में लिखने में ज़्यादा समय जाता है। बिल्कुल बोला है, मैंने सुना है उनके बारे में, काफ़ी सुना है, लेकिन मैंने उनको कम सुना है। और मेरे कई दोस्त हैं उनके फॉलोवर, लेकिन मैं कभी जा नहीं पाया। मैंने उनका कभी साहित्य भी नहीं पढ़ा है अभी, लेकिन कभी समय मिलेगा जरूर पढ़ूंगा। हेड्स ऑफ, अमेरिका में इतनी रात को भी आप हमारे लिए। जी, ये तो आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हम सब दोनों का ही तो, हम सबका ही तो कंट्रीब्यूशन है एक दूसरे के प्रति। जी रमावत्स, बहुत ही प्रेरणादायक रहा सर ये टॉपिक। मैं 8 महीने से इस सूत्र को फॉलो कर रही हूँ, अपने जीवन में उतार लिया इस सूत्र को। 100 करोड़ उठने और उठकर कुछ करने का मकसद दिया है इस सूत्र ने। योग विषय के प्रति रुचि बढ़ती जा रही है, कभी बोरियत नहीं होती इस विषय को सुनने में, पढ़ने में, लिखने में, सीखने में। तभी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तभी आप इतना क्रिएटिव करते हैं, तभी आपको कोई बाधा नहीं लगती, तभी आप पूरे एनर्जेटिक रहते हैं पूरा दिन और नई नई चीज़ें आप करते रहते हैं। तो वो इस तरह की क्रिएटिविटी भी डेवलप करता है हमें पूरा, हमारा जो ऑरा है उसको बड़ा आनंदित कर देता है इस तरह की चीज़ें। निशा जैन जी हैं, मेरा नेचुरल इंटरेस्ट किस चीज़ों में है? ये कई चीज़ों में है, बट स्ट्रॉन्गेस्ट वाज टूवर्ड द लर्निंग लैंग्वेज। बहुत बढ़िया है, तो आप बहुत सारी भाषाएं सीख सकते हैं, और भाषा सीखना तो एक और भी एक क्रिएटिव होने की निशानी है। तो बहुत अच्छा है आपका निशा जी। जी कपिल देव जी कुछ लिख रहे हैं। I want to take a moment to thanks for your knowledge and guidance which you shared the yoga student. जी धन्यवाद कपिल जी, आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया और फिर से लोगों के साथ जुड़ने का मौका आपने दिया, तो इसके लिए आपका भी धन्यवाद है। थैंक यू सो मच। रमा जी करी, 40 वर्ष की उम्र होने पर अब जाके कुछ मकसद मिला है मुझे, और तब से बहुत सुकून से हूँ और सकारात्मक। बहुत बढ़िया और शुभकामनाएं हैं। 40 तो शुरुआत है रमा जी, और निरंतर बढ़ते रहिए आप, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। रंजना जी, सबर विज्ञान पर अलग से यूट्यूब पर वीडियो बनाएं प्लीज। जी जी रंजना जी, बनाएंगे उसके ऊपर। तनिषा रामानी जी हैं, थैंक यू सो मच सर। सर हाउ टू आइडेंटिफाई आवर गोल हैविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैमिली एंड किड्स। देखिए ये तनिषा जी सामंजस्य होता है। कोई भी काम जितना आप बिजी रहेंगे, जो आदमी बिजी रहता है उसी के पास समय होता है। फ्री आदमी तो ताश खेलता रहता है लेकिन उसके पास समय नहीं होता। खाली बैठा रहेगा, हुक्का पीता रहेगा, लेकिन उसके पास समय नहीं होता। समय हमेशा उसी के पास होता है जो बहुत बिजी होता है, वही समय निकालता है, क्योंकि समय की असली कदर उसी को होती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली है, बच्चे हैं, इन सब के बाद ही उनमें सब में सामंजस्य, तालमेल बिठाना, समत्व का भाव करना, समता को डेवलप करना ही आपका ये योग है। तो उसमें सामंजस्य बिठाइए और आप जरूर कोई ना कोई रास्ता आपका निकलेगा, और पूरी शिद्दत से आप सोचिए, इसके ऊपर काम करिए। जी निशा जी, प्लीज रीड माय कंप्लीट क्वेश्चन। निशा जी, जी एक सेकंड निशा जी। देखिए, आप दूसरी चीजों में इंटरेस्ट डेवलप करना चाहती हैं, आप स्वाभाविक कर्म के विपरीत नहीं जा सकती। ये हो सकता है कि आप एक पर्टिकुलर फील्ड में निशा जी जाना चाहती हैं, तो उसके लिए आप प्रयास कर रही हैं। दूसरे पर्टिकुलर फील्ड में आप हमारा कई क्या होता है कि हम कई एरिया को कवर करना चाहते हैं कि मैं ये भी करूं, मैं वो भी करूं। बहुत सारी चीज़ों में कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक्स्ट्रा अवेयर रहना पड़ेगा। उसके लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन यदि आप करेंगे तो आप सही से अपने आप से जुड़ पाएंगे, क्योंकि आपका कनेक्शन आपके साथ जब होगा, उससे बेहतर आपको कोई नहीं जानता।
दूसरा कहेगा कि मैं इनको बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। लेकिन आप मेडिटेशन करेंगे तो आप अपने जो गोल्स हैं, जो दूसरे फील्ड हैं आप जिसमें इंटरेस्टेड हैं, वो भी आप बखूबी कर सकते हैं। और जरूरी नहीं कि व्यक्ति एक ही फील्ड में आगे जाए, व्यक्ति 20 फील्ड में भी आगे जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट। आपके जो आसमान है उसमें कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी आप ऊपर जा सकते हैं। जी, श्वेता बिंदास जी हैं। आज सुबह का लेक्चर मिस हो गया था तो इस समय दर्शन हो गए गुरुजी। धन्यवाद श्वेता जी, नोएडा से हैं। अखिलेश मिश्रा जी, सर आपने पीएचडी टॉपिक पर एक व्याख्यान रखिए एक दिन। हाँ बिल्कुल रखेंगे जी। कपिल देव जी कह रहे हैं डियर ऑल व्यूअर जी। निशा जी, फिटनेस एंड योगा इज माई नेचुरल इंट्रक्शन। जी, तो फिटनेस और योगा है तो आप देखिए, कोई भी फिट होता है निशा जी तो स्वाभाविक रूप से एक स्वस्थ व्यक्ति ही सारी फील्ड में अच्छे से काम कर पाता है। तो ये तो बहुत आपके लिए गोल्डन चांस है कि आप योगा में और आपकी जो फिटनेस के प्रति जो अवेयरनेस है वो नेचुरल है। बहुत बढ़िया। आई मेडिटेट ए लॉट। जी बहुत बढ़िया जी। जी थैंक यू सो मच सभी का, सबका धन्यवाद। आप सभी इतनी संख्या में जुड़े और मुझे सुना और अपनी प्रतिक्रियाएं दी, अपने अनुभव साझा किए। तो और कोई किसी का क्वेश्चन हो तो बताइए, फिर उसके बाद हम समाप्त करते हैं व्याख्यान को, फिर मुझे सोने के लिए जाना है। तो कोई और सवाल हो तो बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप इतनी संख्या में जुड़े और व्याख्यान में भाग लिया, अनुभव, प्रतिक्रियाएं, सुझाव साझा किए। और जितने क्वेश्चन आपने पूछे, जितने मैं जवाब दे पाया, जैसे जवाब दे पाया, तो एक बार फिर से मैं प्रज्ञा योगा अलायंस का धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय कपिल जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जिससे कि हम इस कार्यक्रम को पूरा कर पाए। रमा जी ने कहा कि एक ही जगह गड्ढा खोदने से पानी निकलता, ना कि कई जगह खोदने से। योग से जुड़ने के बाद शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक सभी तरह से अपने आप को मजबूत पाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात जो तनाव उत्पन्न करती है उसको इग्नोर और लेट गो करना सीखें। जी, रितिका जी जुड़ी हैं, ऋतिक जी जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। तो अब सभी साथी जुड़े, आप सबका स्वागत है। धन्यवाद करता हूँ कपिल जी का, प्रज्ञा योग अलायंस का जयपुर से। और बहुत ही खूबसूरत शहर है कपिल देव जी आपका, जयपुर बहुत बार आने का मौका मिला और पिंक सिटी है। तो फिर भविष्य में कभी जब आएंगे भारत में तो ज़रूर आपके जयपुर में आएंगे, आपसे मिलेंगे और आप तमाम साथियों से भी मिलने का प्रयास करेंगे, जितने भी हमारे साथ जुड़े लोग। और आप सभी का दिन शुभ हो और अपने इंटरेस्ट के काम को खोजिए और रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।